मधुमिता पांडे 22 साल की थी जब उन्होंने पहली बार जेल में कदम रखा था एक रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने। मधुमिता पांडे ने 124 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था तिहाड़ जेल में। इनकी रिसर्च हमें यह समझने में मदद करेगी कि एक रेपिस्ट क्या सोचता है, जो हमें समझने में मदद करेगा रेपिस्ट का मोटिवेशन क्या होता है और उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। एंड यहाँ पर फोकस जड़ पे तो है ही नहीं कि हाउ रेपिस्ट बोर्न, बल्कि यहाँ फोकस तो ओनली दो ही चीज़ों पर होता है कि पनिशमेंट क्या दी जाए रेपिस्ट को और वुमेन कैसे रेप्स को प्रिवेंट कर सकती हैं। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि रेपिस्ट कैसे पैदा होते हैं, क्यों बनते हैं। और हमेशा किसी रेप के बाद हमें यह एडवाइजरी दिखती है कि ऑलवेज वेट इन क्राउडेड एरिया और डोंट हेजिटेट टू कॉल द पुलिस। जैसे कि सभी जानते हैं कि इंडिया में विक्टिम पर ही फोकस होता है, ना कि रेपिस्ट पर साइकोलॉजिस्ट की माने तो हमें रेप को जड़ से ख़त्म करने के लिए रेपिस्ट को समझना होगा, ना कि उसको रेप करने के बाद देने वाली पनिशमेंट को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ अ रेपिस्ट बोर्न एंड देयर मोटिवेशन, और हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मधुमिता पांडे एंड कई और रिसर्चर्स की रिसर्च में एक चीज़ तो कॉमन थी। जब भी कोई रेप होता था तो हम रेपिस्ट को दरिंदा, जानवर, राक्षस कहते हैं, बट उनकी रिसर्च के बाद हमें ये सामने सुनने को मिला वो तो बिल्कुल आम आदमी की तरह ही साउंड करते हैं। आप उनसे बात करें तो आपको बिल्कुल ही वो सामाजिक व्यक्ति की तरह दिखेंगे। मधुमिता पांडे कहती हैं कि जब वह एक रेपिस्ट से बात कर रही थी तो वह बिल्कुल खो गई थी उसकी बातों में, और वो उस पर दया भाव भी दिखा रही थी, और वह भूल गई थी कि उसने कोई रेप भी किया है। कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि कई रेपिस्ट को कोई पछतावा नहीं होता और ना ही वो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कोई रेप भी किया है। मैरी कोस, ए प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ असिस्ट, यह कहती हैं कि जब उन्होंने एक रेपिस्ट से पूछा क्या उन्होंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की है तो उन्होंने इस पर हाँ कहा, पर वहीं उन्होंने अपना क्वेश्चन ऐसे पूछा कि उन्होंने कोई रेप भी किया है तो इस पर उन्होंने मना कर दिया। मधुमिता पांडे कहती हैं कि कोई रेपिस्ट मानते ही नहीं है कि उन्होंने कोई रेप किया है, एक्चुअल में वो समझते ही नहीं है रेप की परिभाषा को, एंड वही रेपिस्ट विक्टिम पर ही ब्लेम करते हैं। कई रेपिस्ट अपने आप को समझा लेते हैं कि जो भी हुआ वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यह हमने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज़ डॉटर में भी देखा। इसका अनदर एग्जाम्पल है 49 ईयर ओल्ड रेपिस्ट जिसने 5 साल की लड़की का रेप किया था। उसने मधुमिता पांडे को एक इंटरव्यू में बोला कि वो 5 साल की लड़की उसको भड़का रही थी। उसका और उसकी माँ का करैक्टर सही नहीं था और उसको सबक सिखाना ज़रूरी था। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, या तो रेपिस्ट यह मानते हैं कि एक आदमी की ज़रूरतें ज़्यादा मायने रखती हैं, एंड दूसरा, जो विक्टिम थी वो ऐसी चीज़ मांग रही थी एंड जो आदमी की ये ज़रूरतें हैं उस पर वह कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि रेप क्यों करते हैं लोग। इसका फर्स्ट कारण यह है कि मैन बायोलॉजिकल एंड इवोशनरी रीज़न की वजह से मैन वुमेन का रेप करते हैं। बायोलॉजिकल रीज़न की एक्सप्लेनेशन यह है कि यह एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है पुरुषों की, जिसमें उनका स्पर्म स्प्रेड आउट होता रहे एंड वंशवास जारी रहे। अगर आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं तो यह भी शो करता है कि हर पुरुष में सेक्सुअल वायलेंस की क्षमता होती है। सेकंड रीज़न में आती है हमारी सोसाइटल एंड कल्चरल थ्योरी। इस थ्योरी में सोसाइटल, कल्चरल एंड पूरे मैन मेड रीज़न की वजह से ही सेक्सुअल वायलेंस होता है। अगर आप ये मानते हैं कि रेपिस्ट एक राक्षस जानवर है तो आप बायोलॉजिकल थ्योरी में बिलीव करते हैं, एंड अदर साइड आप ये मानते हैं कि ओवरऑल अपने सराउंडिंग की वजह से कोई रेपिस्ट बनता है तो आप सोसाइटल थ्योरी में बिलीव करते हैं। एंड जो बायोलॉजिकल थ्योरी है उसमें यह एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कुछ कंट्री में ज़्यादा रेप क्यों होते हैं और कुछ कंट्री में कम रेप क्यों होते हैं। अगर सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप एक नेचुरल चीज़ है तो सभी कंट्री में सेम रेप रेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
अगर ये बायोलॉजिकल थ्योरी कुछ हद तक सही भी है ना, तो सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप कल्चरल थ्योरी के बिना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बिकॉज रिसर्चर्स की माने तो रेपिस्ट कई प्रकार के होते हैं। लाइक कुछ अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट होते हैं जो रेप कर सिचुएशनल फैक्टर के हिसाब से, जैसे कोई महिला डिनाई करती है कंसेशनल सेक्स, या जब भी यह रेपिस्ट यह रियलाइज करते हैं कि महिला या उनका परिवार कोई एक्शन नहीं लेगा उसके खिलाफ। दूसरा टाइप्स है स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस से सेटिस्फैक्शन मिलता है रेपिस्ट को। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे हटाया जाए। बायोलॉजिकल फैक्टर के लिए तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं है, बट सोसाइटल फैक्टर को काउंटर किया जा सकता है। जब भी कोई रेप होता है तो हम रेपिस्ट को जानवर या राक्षस बोलने लगते हैं, तो इससे हम सोसाइटी को सेव कर देते हैं एंड ओनली फोकस रेपिस्ट पर होता है। बट हमें फोकस सोसाइटी पर भी डालना होगा। वो रेपिस्ट कहाँ से आया है, वो भी एक सोसाइटी का ही हिस्सा है, वो वहाँ से पैदा हुआ है। हमें समझना होगा कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है एंड उसकी पनिशमेंट पे फोकस नहीं करना होगा, कि पनिशमेंट कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यह सिर्फ टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देता है सोसाइटी को या उस परिवार को। समझना होगा कि वो केवल एक ही व्यक्ति नहीं है जिसको हम ख़त्म करके इसको ख़त्म कर देंगे। हमें इसके पीछे का कारण जानकर उसे ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, हमें अपना लीगल सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, हमें अपना पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म करना होगा एंड कई कैंपेन चलाने होंगे इसके खिलाफ, जिससे कि कोई रेपिस्ट पैदा ही ना हो।